जय श्री महाकाल। प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विवाह के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस प्राप्त हुआ। कहीं मुझे कंसल्टेंसी के द्वारा जानना चाहा कि फिर से आप कोई कंसल्टेंसी कीजिए और हमें थोड़ा और समझाइए, तो इस विषय को लेकर आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ज्योतिष में विवाह को मुख्यतः जो देखा जाता है वो सप्तमेश से कुंडली की जो लग्न कुंडली उसके द्वारा देखा जाता है। कुंडली के जो नवमांश कुंडली होती है उसके द्वारा से विचार किया जाता है और सबसे ज्यादा प्रमुखता हम 3 ग्रहों को देते हैं, सप्तम सप्तमेश, गुरु, शुक्र और मंगल को भी जब हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो मंगल का भी हम वहां पर उपयोग करते हैं। इन ग्रहों के द्वारा जब हम उनके भावों का, बिंदुओं का, अष्टक वर्ग का जब एनालिसिस करते हैं कि विवाह को लेकर क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, उसके ऊपर शत्रु ग्रह का प्रभाव या लेट मैरिज होती है तो उसके ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव या कुछ भी और ऐसे कारक होते हैं, छठे आठवें 12वें भाव का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना, क्योंकि आठवां घर तो वैसे विवाह देता भी है, तो वो भी कारण है। लेकिन किस प्रकार से देगा, क्या चीजें होगी, इन सब का हम समग्र अध्ययन करके ही विवाह काल का निर्णय करते हैं। जनरली जो होता है हम सप्तम भाव का एनालिसिस करते हैं, दूसरा भाव जो कुटुंब का होता है, जो हमारे परिवार में कुटुंब वृद्धि का होता है, परिवार में वृद्धि का होता है, उसका भी हम एनालिसिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है हमारी इच्छा की, हमारी इच्छा पूर्ति कहाँ से होती है, 11वें भाव के। तो कृष्ण बुद्धि पद्धति में भी हम 2 7 11 भाव का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ वैदिक में भी इन चीजों को हम उपयोग करते हैं। कारक भाव का जैसे मैंने बता दिया कि शनि, माफ कीजिएगा, शुक्र, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों का हम निर्धारण करते हैं। शुक्र का हम उपयोग करते हैं पुरुष कुंडली में, महिलाओं के लिए गुरु का उपयोग होता है, महिलाओं के लिए हम मंगल का भी उनके पति के लिए कारक के रूप में देखते हैं। विवाह कब होना चाहिए, क्या स्थिति बनेगी, चलिए पहले तो ये है कि विवाह का आपका उसमें प्रॉमिस होना चाहिए। किसी भी कुंडली में जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसके अंदर हमें इस चीज को जानना पड़ता है कि उस जो चीज पूछी गई है उसका प्रॉमिस है कि भी नहीं। जब उस कुंडली में विवाह का प्रॉमिस ही नहीं होगा तो फिर दशा अंतरदशा या कारकों का हम क्या करेंगे, या कोई भी विषय हो। तो सबसे पहले किसी भी कुंडली को देखने से पहले हमें उस चीज का प्रॉमिस देखना चाहिए कि उसका विवाह है कि नहीं है, तो देरी से है, क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या चीजें चल सकती है जो उस सब्जेक्ट को, उस मैटर को जिसके लिए जातक आए हैं वो संभव है कि नहीं है। जीवन क्या संपूर्ण तो होता है नहीं, किसी के जीवन में धन खूब होता है तो कुछ और कमी रहती है, किसी के पास सब कुछ है तो धन की कमी होती है। ये चीजें चलती रहती है, लेकिन ज्योतिष का कार्य है कि आपको उन चीजों से आगाह करना, कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, उन चीजों को लेकर प्रस्तुत करना। अब चूंकि ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा भी देख लेते हैं, साथ में हम गोचर का भी उपयोग करते हैं। गोचर हम अधिकतर गुरु का ट्रांजिट देखते हैं, शनि का ट्रांजिट देखते हैं, डबल ट्रांजिट देखते हैं। ऐसी कई विधियां हैं जो उन चीजों को प्रभावित करते हैं, एक्टिवेट करने का। तो वो भी चीजें लगती है। फिर उसके अंदर ये एक्टिवेशन ट्रांजिट तो अपनी जगह पे है, वहां पे सप्तमेश की दशा देखते हैं, शुक्र की दशा अंतरदशा देखते हैं, या अष्टमेश का प्रभाव होता है कहीं पर तो विवाह में देरी होती है, वहां पे बाधा आती है या सावधानी रखनी पड़ती है। विवाह तो होता है, अष्टमेश की दशा में भी विवाह होते हुए देखा गया है। इस तरह से चीजें होती है। कुंडली में अगर विवाह का प्रॉमिस है और आपका सप्तम भाव पर शनि, राहु जैसे या केतु के ग्रह का भी उपयोग कहीं पे प्रभाव हुआ तो वहां पर देरी हो सकती है। सप्तमेश का 6 8 12 भाव में जाना ये भी एक देरी का कारण हो सकता है। कुंडली में कहीं कहीं पे, चूंकि मांगलिक दोष को मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि मांगलिक दोष के कई परिहार हैं और कई जाने अनजाने में हमारे कितने ही जातक भाई बहन हैं जो पुरानी उन थ्योरीज को लेकर चलते हैं कि मांगलिक हो गया तो वो बस उस मांगलिक को ढूंढते रहते हैं। वो चीजें अच्छी है लेकिन उसके दोष परिहार को भी आपको समझना चाहिए। कई ऐसे दोष परिहार हैं जिनकी वजह से
मांगलिक दोष होता ही नहीं है, कहीं कहीं तो मांगलिक दोष सीधे होता ही नहीं, चाहे उन भावों में मंगल पड़ा हो। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। बेवजह से मांगलिक दोष के चक्कर में आकर हम अकारण अच्छे संबंधों को खो देते हैं। अच्छे हमारे जो जीवन साथी बन सकता है या जो अमूल्य समय हमारे विवाह का था वो हम खो देते हैं। तो मांगलिक दोष को लेकर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसे मानना हो माने ना माने, मैं उसमें अपना केवल अपनी राय रख सकता हूँ। मानना ना मानना तो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। और सबसे ज्यादा एक जो विषय आता है इसके अंदर के केवल लग्न कुंडली अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। मैं जब भी जितने भी आपके कुंडली एनालिसिस यहाँ दे रहा हूँ, लग्न कुंडली के साथ साथ में वर्ग चार्ट का बहुत ही ज्यादा उपयोग करता हूँ। और वर्ग चार्ट जो होते हैं वो सटीकता को लेकर रहते हैं, काफी सूक्ष्म रूप से उस चीज का आपको अध्ययन बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की इस विषय को, जितना मैंने सारगर्भित रूप से आपको ये सारी बिंदु डाल दिए हैं कि विवाह के लिए क्या क्या देखा जाना चाहिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे कृष्ण मध्योति पद्धति है तो वहां पे 2 7 11 भावों का हम एनालिसिस करते हैं। नाड़ी ज्योतिष में हम शुक्र से मंगल का या गुरु का मंगल से या मंगल का गुरु से जो मिलन होता है वो देखते हैं। वहां पे हम गोचर को देखते हैं। इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर प्रभाव को देखते हैं। तो बीएनएन के माध्यम से भी ये कार्य करते हैं। कस्पल इंटरलिंक अपने आप में इसी का विस्तृत रूप है, उससे भी हम देखते हैं घटना कब होगी, क्या होगा। लेकिन मैं वैदिक कुंडली और जेमिनी को ज्यादा तरजीह यहाँ पे देना चाहूंगा कि हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद सूक्ष्म निर्णय काल के लिए हम कृष्णमूर्ति पद्धति और उनकी सटीकता के लिए फिर उपयोग वहां पे किया जाता है जब कुंडली कंसल्टेंसी होती है। अभी हमारा विषय यहाँ देखना है कि इनकी शादी में, इनके विवाह में किस प्रकार का इनका समय चल रहा है। अभी इनकी आयु तकरीबन 23 वर्ष के है, समथिंग है। और ये गुजरात से हमारे एक क्लाइंट हैं, उनका ये आया है। इसमें अगर हम देखें तो इनके कुंडली में जो सप्तम में, मुझे थोड़ा सा बर्थ डाटा जो मुझे उन्होंने दिया उसी आधार पे बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक्यूरेट है, तो मैंने एक्यूरेट मानकर अभी, क्योंकि मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी जाना नहीं चाहता हूँ, समय की जैसा पूछा उस तरफ से मैं इनको बता रहा हूँ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जिसके ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, कितना जरूरी है किसी कुंडली एनालिसिस को। अभी ये जो कुंडली आई है ये इसका मिथुन लग्न का लग्न उदय हो और इसमें केवल 1 डिग्री पर लग्न उदित हो रहा है, यानी मात्र 4 मिनट के अंतराल में सूक्ष्मता से इनका मेरा इनकी कुंडली चेंज हो सकती है, या तो वृषभ लग्न की कुंडली हो सकती है। दूसरा, मेरा फलादेश भी कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। तो इस चीज को मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये डाटा जो उन्होंने दिया है वो सही होगा। इसी को मैं लेकर चल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी है, ना इनको इतना इस चीज का थोड़ा सा ज्ञान है। तो इस चीज का मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जो कुंडली दी है उसके हिसाब से मैं देखना चाहूंगा कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है और इसमें जो लग्नेश है वो काफी अच्छी स्थिति में है, 11वें भाव में पड़े हुए हैं। तो इनकी काफी अच्छी चाहिए पर्सनैलिटी होना चाहिए। और इनके जो मित्र हैं, इसको शनि को हम मित्र ही मांगेंगे, और इनके लग्न में पड़ा हुआ है तो इनकी सब कुछ ओवरऑल जो लग्न की कंडीशंस है वो काफी फुलफिल हो रही है, यानी लग्न इनका काफी अच्छा है और इन्हें एक अच्छी जीवन के आगे की ओर बढ़ने में सहायक होगा। शनि है, शनि डीले का कारक है, लेकिन मित्र होने की वजह से इन्हें काफी अच्छी चीजें देने वाला है। अगर हम इनके और भी चीजों को एनालिसिस करें, अभी हम विवाह की बात कर रहे हैं जैसे, तो विवाह के लिए हम इनके सप्तमेश को यानी गुरु को देखेंगे। गुरु इनका दूसरे भाव में चंद्र के साथ पड़ा हुआ है, गज केसरी योग के साथ, जो काफी अच्छा विषय है। लेकिन गज केसरी योग को डिफाइन करने का मेरा तरीका अलग है। गज केसरी योग अधिकतर होता है, लेकिन वो फलीभूत होता है कि नहीं उसके लिए अन्य चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं प्रभाव रहेगा। तो उस चीज को भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अच्छी चीज कुंडली बनी हुई है, विवाह समय पे होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब आगे क्या चीज आ रही है इसमें, जो यहाँ पर इनके विवाह में थोड़ा सा देरी दिखा रही है। अब आते हैं हम नवमांश कुंडली के ऊपर। नवमांश कुंडली के ऊपर सारी पिक्चर बदलती हुई दिखाई दे रही है, सारा इनका सिनेरियो दिखाई दे रहा है।
इन्होंने मुझे विवाह की चिंता के विषय में प्रश्न किया था कि विवाह, चूँकि अभी 23 वर्ष के हुए हैं, इतना इनकी उम्र नहीं हुई है, फिर भी विवाह में इनके जो देश काल परिस्थिति, यानी इनके जहाँ गुजरात में है, विवाह जल्दी हो जाते हैं, तो वहाँ पर इनके हिसाब से इनकी चिंता ज़ाहिर है। तो देश काल परिस्थिति को देखकर नवमास में देखते हैं कि इनका जो अ, मुख्य ग्रह है वो छठे भाव में चला गया है। यानी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इनको विवाह के संबंधित जो भी इनकी चिंताएँ हैं, वो स्वाभाविक लग रही है। इनकी जो खुद की इच्छा है, ये विवाह को लेकर, ये खुद जो बालक हैं, ये कहीं न कहीं इनका मन नहीं कर रहा है, या कहीं न कहीं इनकी इच्छाएँ उस ओर इन्हें ले नहीं जा रही कि विवाह करूँ या ना करूँ। एक चीज़ तो ये हो गई। अब जब इस तरह का योग बनता है कि जब उनकी इच्छा है ही नहीं, या बहुत कम है, या वहाँ पे कठिनाई आ रही है, यानी जहाँ तक खुद चाहकर भी वहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे विवाह करना है कि नहीं करना है। अब दूसरी चिंता इनकी और हम आगे देखते हैं कि जो नवमास कुंडली का जो सप्तम भाव है, उस सप्तम भाव का स्वामी खुद अष्टम में चला गया है। जब इस तरह की स्थिति बनती है, तो न तो पत्नी राजी है, मतलब जो पार्टनर से, न वहाँ की तरफ से संबंध में कोई बात आगे बढ़ती है, न इनकी तरफ से बनता है। लेकिन चूंकि ये दो ग्रह जिस प्रकार से इनमें एक डिले तो सामने दिखाई दे रहा है कि जब 6-8 का संबंध हो रहा है, तो देरी तो निश्चित इनकी होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं इनमें विवाह में ब्रेक्स भी आते हैं, यानी कहीं न कहीं विवाह के जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उसमें देरी और कुछ तनाव भी रहता है। आगे की जो बात करते हैं, ये चीज़ें प्रभावित कर रही है उनको, और ये लाज़मी है। यानी कुंडली का जो उनका प्रश्न था और कुंडली का समय है, यहाँ दोनों परिस्थितियाँ मैच कर रही है। हमें परिस्थितियों को मैच करके चलना है। तो न तो इनकी तरफ से कोई ज़्यादा वो उत्तर इन्हें संतुष्टि हो रही है उनके जवाब से सामने वाले से, न सामने वाले संबंध के लिए इनका आगे कोई गोल चल रहा है। अब आगे क्या होगा? क्योंकि विवाह में देरी और डिनाई विवाह वाला जो है, लग्न कुंडली का प्रॉमिस अच्छा है, नवमास कुंडली का प्रॉमिस थोड़ा-सा देरी वाला है। चूँकि मित्र ग्रह हैं, और अष्टम में मैंने कहा कि जैसे ग्रह आता है और थोड़ा-सा जब उनमें एक लिंक बन जाती है, तो विवाह तो करा देता है, और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जो सप्तम से वो द्वितीय भाव का भी कारक है, यानी कुंडली इनके परिवार को बढ़ाने वाला भी है। इनके सुख भाव को देखूं, तो सुख भाव को लेकर थोड़ा-सा जो इनका सिनोरिया है, वो भी ठीक लग रहा है। शनि की दृष्टि होने की वजह से शनि की दृष्टि होने की वजह से विवाह में विलंब का भी योग नवमास कुंडली दिखा रही है। तो आप देखिए कि जो लग्न की कुंडली इतनी स्ट्रांग थी, वो आज नवमास में आकर कितनी परिवर्तित हो गई। जो वहाँ पे सब कुछ आसान दिखाई दे रहा था, उन चीज़ों में यहाँ पर कितना परिवर्तन हो गया। और जब जब विशेष सेगमेंट की बात करते हैं, तो यह चीज़ें काफ़ी परिवर्तित हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब चूँकि विवाह में डिले तो हो गया है, अब क्या हो सकता है? अब इनके जो हमारा फलित पार्ट आता है, अब वहाँ पे चलते हैं। अभी वर्तमान में जो इनके शुक्र की दशा चल रही है, वर्तमान में इनकी शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र जो है इनके नवमास कुंडली में छठे भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं जब जो हमारा विवाह का कारक होता है, शुक्र होता है पत्नी कारक, जब छठे में बैठ जाए, तो कहीं न कहीं थोड़ी चिंता तो लग रही है। लेकिन एक चीज़ शुभ बात यहाँ पे आती है, क्योंकि उस पे गुरु की दृष्टि हो रही है, तो हम संभावनाओं पे विचार कर रहे हैं कि इनको अगर समय मिले, तो इन अपॉर्चुनिटी को लेते हुए विवाह को कर लेना चाहिए। अगर विवाह करना ही है, और करना ही है, तो उन चीज़ों को हमको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो इनका विवाह तो होना, करना है, तो उन दशाओं को, उस समय को किसी भी तरह से इस्तेमाल करके कर लेना चाहिए।
तो शुक्र की दशा में चूंकि डिनाई तो करता है, लेकिन अभी शुक्र में शुक्र का इनका अ, अंतरा भी चल रहा है, तो वहां पर भी हम थोड़ा सा इस चीज को डिले कर रहे हैं। अब बात आती है कि शुक्र में शुक्र का दशा विकाल भी चल रहा है, शुक्र भी चल रहा है, तो एक दो जो मुझे एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है वो हो सकती है कि जब इनका शुक्र में शुक्र के साथ जब शनि महाराज यहाँ से हटेंगे और इनका बुध यानी बुध जो आएगा वो आएगा अब मई के बाद से अक्टूबर का समय। इस विषय में इनको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए ताकि काफी अच्छी चीजें हो सकते हैं, और विवाह काल अगर इस समय में होता है तो इसके लिए काफी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गोचर भी इन्हें सहायता कर रहा है, गुरु का और इनका प्रभाव भी अभी इनके ऊपर काफी अच्छा चल रहा है। तो एक तो स्थिति इनके पास बनती है मई से लेकर अक्टूबर के बीच में ये विवाह काल को तय कर लें किसी भी तरह से। दूसरी एक स्थिति बनेगी जब शुक्र में शुक्र की अंतरा खत्म हो जाएगी, वो जब सूर्य की आएगी। सूर्य चूंकि शत्रु ग्रह तो है इनके साथ, ये शुक्र के साथ शत्रुता वाला है, क्रूर ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सूर्य का इसमें जब एंट्री होगी और नवमांश को हम देखते हैं तो वहां पर एक जाकर एक चीज काफी अच्छी आती है कि शुक्र में सूर्य और जब मंगल का प्रवेश होगा, यानी जो स्थिति बनेगी ये बनेगी फरवरी 27 से मार्च के बीच में, तब इनका विवाह काफी अच्छे पॉसिबिलिटी लेके आ रहा है, यानी विवाह काल हो जाना चाहिए। तो मैंने एक सूक्ष्मता के साथ इनका 2027 का जो समय दिया है, यानी दिसंबर के बाद से, और खासकर जो और नैरो हमने किया है इसको, जब इसमें हम चर दशा का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये समय काल आ रहा है इनका 2027 से। लेकिन प्रयास इन्हें अभी से कर देने चाहिए कि जो छोटी छोटी बातें भी हैं वो भी इन्हें ट्रांजिट से सपोर्ट कर रही है। तो जो अगला मैंने पिछला समय बताया था उसमें और इस 2027 में इनके विवाह की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। इनको किसी भी तरह से विवाह को कर देना चाहिए। बात करते हैं चर दशा की, जो इनकी चर दशा किस प्रकार से अभी कार्य कर रही है। तो चर दशा की जब हम बात करें तो अभी जो इनका 25 से 26 में इनका चल रहा है वो सूर्य एरिस तो ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो सूर्य की जिनमें आ रही है, सूर्य का जो हम आकलन करते हैं वो भी एक समय थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सूर्य तो बात करते हैं जेमिनी कारक से भी हम बात करते हैं, चर दशा का करते हैं आकलन। तो इनका जो समय आ रहा है जब इनके चर दशा में शुक्र ग्रह एक्टिवेट होगा और जो समय काल आ रहा है वो फरवरी 27 से शुरू हो रहा है इनका समय। उस समय काल में अगर ये जो हमने पुराने समय से मैच कर रहा है तो यानी 2027 में इनके विवाह के योग काफी प्रबल हो रहे हैं, तब इनको विवाह के लिए काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो ये शुभ समय जो अभी स्टार्ट होने वाला है इसका अधिक से अधिक इनको उपयोग करना चाहिए, जिससे इनको विवाह में, क्योंकि दिक्कतें तो हैं विवाह को लेकर, लेकिन इन समय काल का उपयोग करके हम इस चीज को काफी बेहतर कर सकते हैं। अब कुंडली में कई सारी बातें होती हैं जिनका विश्लेषण यहाँ पर नहीं किया जा सकता है और न जातकों को बताई जाती है, लेकिन विवाह को लेकर एक डिटेल कंप्लीट हमारा मॉड्यूल होता है मैरिज एस्ट्रोलॉजी के लेकर, उसमें आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय में और कमेंट्स दें। आप अगर अपने किसी भी प्रकार के जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हो, उनको लेकर आप यहाँ पर हमसे सलाह ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। काफी चीजों को हम वास्तु उपायों के द्वारा और मंत्र जाप के द्वारा और कुछ ऐसे स्पेशल रेमेडीज होती हैं जिनको करके आप इन चीजों को काफी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि सभी वीडियो में मैं लाइव आपके सामने वीडियो के माध्यम से वो कुंडलियों को एनालिसिस करता हूँ, उन चीजों को बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जो आप ज्योतिष को साथ साथ में समझ भी सकें, अपने चीजों को देख भी सके कि किस प्रकार कुंडली एनालिसिस होता है। मैं वर्ग कुंडलियों के मेरे गणना का एक अलग नियम है, उनको मैं अलग तरह से करता हूँ, और मेरे खुद की जो
इनाम जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो मेरा द्वारा डिज़ाइन किया गया है, उसके ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ और उसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे आते हैं। तो सब परमात्मा की कृपा है। चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, किन बिंदुओं को पकड़ना चाहिए, किस प्रकार कुंडली को देखा जाता है और किस प्रकार गहन विश्लेषण कुंडलियों के जो वर्ग कुंडलियाँ हैं उनके द्वारा किया जाता है। उन सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए भी अच्छा है। मांगलिक दोष की भी चर्चा हम आने वाले वीडियो में एक अच्छे समय में, जब मुझे समय मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है, उस पे कई तर्क वितर्क भी हो सकते हैं, लेकिन उस पे भी मैं एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल। हमारे चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।